हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था आपको लास्ट क्लास में हमने रीअरेंजमेंट देखा था। रीअरेंजमेंट में हमने वन टू शिफ्ट देखा था और वन टू शिफ्ट हमारे पास वन टू शिफ्ट तभी होगा जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होगा। माइग्रेशन पावर दिया था हमने और उसके बाद हमने यहाँ से हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी दिए हुए थे कि हमारे पास किस केस में कार्बोकैटायन हमारे पास रीअरेंज होगा और किस केस में हमारे पास रीअरेंज नहीं होगा। तो उस क्वेश्चंस को फिर से वापस करते हैं जो हमने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, उस क्वेश्चंस को अभी तक नहीं बनाया है, तो एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए। आप रोक लीजिएगा इस वीडियो को और ये रोक लीजिए और आराम से पहले बना लीजिए। उसके बाद आप अपना क्वेश्चंस मैच कीजिए। तो हमें बताना था ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमारे पास कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आपने होमवर्क नहीं किया हो तो फिर से बनाइए और उसके बाद हम अभी बना रहे हैं तो मैच कीजिएगा। तो चलिए, तो मैं पहले साइड हो जाता हूँ ताकि एक बार आप क्लिक कर लें। चलिए अब मैं बना लेता हूँ। अब मैं बनाता हूँ, आप मैच कीजिएगा जो आपने बनाया था वो आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो सबसे पहला देखो, हमारे पास इस केस में है, हमारे पास रीअरेंजमेंट पहले केस में देखना है कि होगा कि नहीं होगा। हमारे पास रीअरेंजमेंट कब होता है? जब मॉलिक्यूल लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में हमारे पास चेंज हो। तो अगर हम इसको 1 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 2, ये हमारे पास इसको मान लेते हैं 2 डैश। अगर हमारे पास इस केस में 1 से अगर यहाँ पे शिफ्ट करते तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अगर हमारे पास 1 डिग्री है तो हमारे पास यहाँ पे भी जाएगा तो 2 डिग्री, मगर यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के नंबर से घट जाएंगे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और अभी मॉलिक्यूल्स के पास है 5। तो इस केस में अगर तुमने अगर शिफ्ट करवाया तो लेस स्टेबल बनेगा। तो इसमें हमारे पास नो रीअरेंजमेंट होगा, नो रीअरेंजमेंट। दूसरा केस अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हमारे पास ये कार्बोकैटायन 1 पोजीशन, ये हमारे पास 2। अब हमारे पास 2 पोजीशन पे सारे मिथाइल हैं। अगर सारे मिथाइल है तो अब हमारे पास एक ही है कि 2 पोजीशन से हम इसको 1 पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे। 1 पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने लेके घूम जाएगा। तो ये हमारे पास CH3 हमारे पास CH2, यहाँ पे CH3 मूव करेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 पोजीशन पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। अब गौर से देखिए, इस केस में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था कोई नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव से हमारे पास स्टेबलाइज है। मगर यहाँ पे देखो, पहले तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री से सडनली हमारे पास ये कितना डिग्री का बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से तो हमारे पास ज़्यादा ही स्टेबल होगा। अब ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चेंज रहा। अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से काउंट करें 3 3 6 6 2 8 और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के नंबर्स 0। तो 0 से अगर 8 में चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। फिर इस पे आएंगे, हमारे पास यहाँ पे भी कंसिडर करो, ये हमारे पास 1, इसको 2 डाइस मान लेते हैं, यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। गौर देखो, अभी जो कार्बोकैटायन है 2 डिग्री का है, इधर से कार्बन इधर से कार्बन कनेक्टेड है। तो अगर 2 डिग्री है तो यहाँ पे अगर मूव करेगा तब भी 2 डिग्री रहेगा। मगर 2 पोजीशन पे पहुँचे, गौर से देखना, ये कार्बन हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ पे हमारे पास ग्रुप होगा, एक यहाँ पे। तो ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, ये मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। तो अगर वो हमारे पास 2 डिग्री से 3 डिग्री अगर चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ से हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा और मिथाइल ग्रुप हमारे पास शिफ्ट होगा। तो मिथाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे CH3 एक मिथाइल ग्रुप इस फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। गौर देखो, अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की नंबर्स की बात करें, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन के नंबर की बात करो, देखना यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे तो है ही नहीं, दोनों CH3 ग्रुप लगाओ, इस पर तो हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे काउंट करना, यहाँ पे हमारे पास 2, ये 3 5 और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया 6। तो ये हमारे पास मोर स्टेबल हो गया। तो ये रीअरेंजमेंट करेगा। नेक्स्ट इसके केस में बात करेंगे, ये कार्बोकैटायन है। अब यहाँ से कार्बोकैटायन अगर तुमने यहाँ पे 1 कंसिडर किया, ये 2, ये 2। अब यहाँ देखो, पहले से 2 डिग्री है, अगर इसको 2 डैश मानते हैं तो ये हमारे पास 2 डिग्री से 1 डिग्री चेंज होगा, मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा। तो इधर तो हमारे पास चेंज नहीं होगा, इधर करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा।
अब यहाँ से सोचोगे पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस पॉसिबल होगा। इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं पॉसिबल है वो थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन में, ये पाई बॉन्ड जो टूटेगा हमेशा ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तब रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, तो कार्बन कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हमारे पास 1 2 शिफ्ट करके ये 2 पोजीशन पे कार्बोकेटायन ले आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को और अनस्टेबलाइज करेगा हमारे पास ये माइनस एम ग्रुप से, और हम कुछ नहीं सीधा इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कार्बोकेटायन है तो उसको अनस्टेबलाइज करेगा, तो जहाँ पे है वही हमारे पास सबसे स्टेबल है, तो इस केस में हमारे पास नो रीअरेंजमेंट। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौर से देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें अगर हम मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री है, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास 3 डिग्री बनेगा, अगर 3 डिग्री बनेगा तो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल। अब यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेगा CH CH3 CH3। अब देखिए यहाँ पे 3 डिग्री है, अब गौर से अगर हाइड्रोजन के काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 है और यहाँ पे 5, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए ये 1 और ये 2, तो 3 3 6 और यहाँ पे 7, तो ये और ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो ये फिर से हमारे पास 1 2 शिफ्ट करेगा, पहला 1 2 शिफ्ट हुआ, फिर हमारे पास 1 2 शिफ्ट होगा, हमारे पास CH3 CH3। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के नंबर्स की बात करें तो गौर से देखना, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन के नंबर बात करें, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट, हमारे पास रेजोनेंस हो नहीं रहा है, मेसोमेरिक हो तो वो ऑब्जर्व नहीं होगा, तो हम राइट करते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4 और 1, यहाँ पे 5 था। यहाँ पे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की काउंट करेंगे ये 3 3 6 और यहाँ पे 1 7 हो जाएगा, अगर 7 है तो 5 से ज़्यादा स्टेबल, तो ये हमारे पास 2 बार अरेंजमेंट कर होगा। अगर इस मॉलिक्यूल में फर्दर अगर हमारे पास मॉलिक्यूल ये अगर इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन या मेसोमेरिक से अगर फर्दर स्टेबलाइज होता तो ये फर्दर करता हमारे पास। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रीअरेंजमेंट हमारे पास n टाइम्स होगा। n टाइम्स करने का मतलब है तो जितने पॉसिबल हो सकता है, जब भी हमारे पास लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चेंज होगा तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हमेशा रीअरेंजमेंट करेगा। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने जो बनाया होगा एक बार मैच कर लीजिए। और एक दूसरा स्लाइड हमने बोला था, दूसरे स्लाइड में भी हमारे पास क्वेश्चंस था। एक बार फिर से ये अगर नहीं बनाया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार अपने से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इस केस में देखना यहाँ पे अगर हम इस कार्बोकेटायन को 1 पोजीशन कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 2 डैश, देखो 2 डिग्री है 2 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री चेंज होगा। अगर यहाँ से 3 डिग्री बनेगा तो वो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो माइग्रेशन होगा वो 2 डैश से होगा। तो CH3, एक CH3 हमारे पास वहाँ से माइग्रेट करेगा और यह CH पे आ जाएगा। नेक्स्ट है इस पे CH2 लगा हुआ, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 2 डाइस होगा, ये 2 डाइस पे अगर CH3 ग्रुप अगर माइग्रेट करोगे तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के नंबर है सो इंक्रीज़ होंगे। मगर इसमें अगर हम इस कार्बन पे अगर माइग्रेशन ये हमारे पास 2 पे होगा तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट से या इसको बैक बॉन्डिंग से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये 2 डाइस के बजाय 2 पे आएगा। बात समझना, जैसे अगर हमारे पास ये CH3 है, ये CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, हमारे पास CH2 से एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे हमारे पास OH। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो तो वहाँ पे भी याद कर सकते हो। अगर पहले तो केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है। एक बार थोड़ा सा एक रीलुक कर लेंगे। बैक बॉन्डिंग होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल के पास उसका ऑक्टेट
इनकम्प्लीट होता है, और सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और सराउंडिंग एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर देगा। तो जनरली हमारे पास बॉन्डिंग कैसे होता है कि सेंट्रल एटम जो होगा वो सराउंडिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तब हमारे पास बॉन्डिंग होता है। यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, सराउंडिंग किसको दे रहा है, हमारे पास सेंट्रल एटम को। तो जैसे अगर हम बात करते हैं BF3 की, इस चीज़ को यहाँ पे समझना, इससे इसी एग्जांपल से बेहतर समझने में आएगा। देखो यहाँ पे बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो 4 ऑर्बिटल्स होंगे, एक हमारे पास 2s का और 2p का 3 px py pz। तो अगर 3 होगा, 3 p का और एक s का, तो टोटल 4। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, तो एक p ऑर्बिटल खाली होगा। अब गौर से समझना, हमारे पास फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें एक बॉन्डिंग में हमारे पास यूज़ किया होगा, बाकी जो हमारे पास है वो 3 लोन पेयर होगा। अब ये जो लोन पेयर होता है वो डायरेक्ट डोनेट कर देता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो देखो, तो पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बैक बॉन्डिंग तभी होता है जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और वो अगर हमारे पास सराउंडिंग एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करेगा तो वो मॉलिक्यूल कहीं ना स्टेबलाइज होना चाहेगा। दुनिया में तो वही तो चल रहा है कॉम्पिटिशन, हर चीज़ को स्टेबलाइज होना है। तुम पढ़ रहे हो इसीलिए कि तुम भी एक स्टेबल लाइफ जियो। तो सेम चीज़ है, मॉलिक्यूल में अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो खत्म। और दूसरा समझना कि अगर ये तो बैक बॉन्डिंग गया, दूसरा हमारे पास मेसोमेरिक। मेसोमेरिक में अपने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास एक जगह से दूसरे जगह कंप्लीट मूवमेंट या शिपमेंट, तो ये लोन पेयर का कंप्लीट शिपमेंट हो रहा है, कंप्लीट शिपमेंट हो रहा है। तो यही तो मेसोमेरिक इफेक्ट था। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर देगा और इस कार्बोकेटाइन को हाईली स्टेबल कर देगा। तो अगर स्टेबल कर देगा तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन के बजाय हमारे पास ये मॉलिक्यूल मेसोमेरिक से स्टेबलाइज या बैक बॉन्डिंग से हमारे पास स्टेबलाइज होना चाहिए। अगर तुमने 2 डाइस पे अगर शिफ्टेंट करवाते हैं तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बनता है CH3, ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता, ये CH, यहाँ पे CH3, ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास OH। ये अब यहाँ देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे 3 3 6 और 1 हमारे पास 7 आएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, मगर ये मोर स्टेबल है और ये हमारे पास लेस स्टेबल है। दोनों बात समझना, मेसोमेरिक इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन तोड़ के दे रहे हो, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, अगर स्ट्रॉन्गर है तो वो टूटेगा जल्दी नहीं, टूटेगा नहीं तो वो हमारे पास वो जो इम्पैक्ट होता है बड़ा कम होता है। मगर अल्फा यहाँ पे मेसोमेरिक में ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाया था किसी के साथ। तो अगर ये नॉन बॉन्डिंग में जाएगा तो मॉलिक्यूल और स्टेबल होगा। इस चीज़ को समझना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के अराउंड रहेगा, मगर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 न्यूक्लियस के बीच होगा, और 2 न्यूक्लियस के बीच मतलब अट्रैक्शन फोर्स। और मॉलिक्यूल में जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसकी एनर्जी घटती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे ये एक फैक्टर है कि हाइपर कंजुगेशन से सिग्मा बॉन्ड टूट करके उसको स्टेबलाइज करेगा, मगर ऐसा नहीं, यहाँ लोन पेयर डोनेट करके करेगा, और लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा। इसमें हाइपर कंजुगेशन में किसी भी स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ऑक्टेट कंप्लीट वाला ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास ये रीअरेंजमेंट होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ से वापस आएंगे, इस मॉलिक्यूल्स में देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत लोगों को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने में अभी भी प्रॉब्लम होगा। तो गौर से देखना, ये हमारे पास 1, ये 2 पे तुम्हें दिख रहा होगा एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हमारे पास जो होना चाहिए वो sp3 पे होना चाहिए, sp2 पर है, और sp2 का अल्फा हाइड्रोजन कभी नहीं काउंट करते। यही बात, 2-3 बातें याद रखना अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन हो, या डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन हो, या कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन पे हो, वो कार्बन जो होना चाहिए sp3 होना चाहिए। sp3 के अलावा कोई दूसरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास sp2 है तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं करेंगे। अगर गलती से कर भी दिया, अगर तुम्हें नहीं पता कि 1 2 शिफ्ट कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना दोगे गलती से, ये H हमारे पास मूव कर जाएगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। यहाँ पे गौर से समझना, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp2 है, यहाँ पे क्या कर दिए हो sp, और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है
वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। अब यहाँ से समझना, अगर हमारे पास SP है और SP2 है तो SP में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो 50%, SP2 में जो होगा वो 33.3%। तो SP में ज़्यादा एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बना दोगे वो तुम्हारे पास लेस स्टेबल बना दोगे। तो मतलब पहले से मॉलिक्यूल जो है वो तुम्हारे पास स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो वो तुम्हारे पास वो रीअरेंजमेंट करना ही नहीं चाहेगा। तो इस केस में हमारे पास नो रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है गौर से देखना, ये 1 ये 2 ये 2। अब यहाँ से हमारे पास जो है ये 1 अगर 2 एक 2 डैश पर कर दे, या दोनों 2 ही कंसिडर कर लो, दोनों आइडेंटिकल ही हैं। पहले भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास 2 था, अभी भी 2 ही रहेगा। हम दो ही यहाँ पे 2 एक इधर हमारे पास 2 और इधर हमारे पास 2, 4 है। फिर यहाँ पे जाओगे तो 4 ही रहेगा। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि प्लस आई हमारे पास ये लगाएगा, प्लस आई से अगर डोनेट करेगा तो मॉलिक्यूल को जब यहाँ पे जाएगा तो थोड़ा स्टेबिलिटी होगा। मगर थोड़ा सा इसमें जो इंडक्टिव होता है वो लगभग पढ़े थे कि अप टू 3 कार्बन तक लगभग एक इसका इफेक्ट वाइनिस होता है, तो बहुत नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास ना रीअरेंजमेंट नहीं ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर बहुत हार्ड एंड फास्ट है तब करवाएगा, वरना हमारे पास इस केस में रीअरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आना चाहेगा। तो यहाँ पे वैसा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास नो रीअरेंजमेंट होगा। बहुत रेयर कंडीशन में हमारे पास इसका अगर इंडक्टिव कंसिडर करेगा तब हमारे पास ये यहाँ पे जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्लोज हो गया तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर यहाँ पे और चला जाएगा तो क्लोज और चला गया तो ये हमारे पास और स्टेबलाइज करेगा। फिर यहाँ पे चला जाएगा तो ये सबसे मोर स्टेबल होगा। तो बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन देगा, वरना तुम्हारे पास 1-2 पे ही तुम्हारे पास जनरली जब अल्फा हाइड्रोजन क्लोजेस हो जाएगा तब, वरना इंडक्टिव का बहुत लेस इम्पैक्ट होता है। और यहाँ तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसमें करोगे तो हमारे पास लास्ट जो नेक्स्ट जो सबसे स्टेबल, इस केस में हमारे पास ये कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मगर यहाँ पे उतना ज़्यादा करेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसी जैसा है। गौर से देखना कि जो कार्बोकेटायन यहाँ पे था वो अब यहाँ पे शिफ्ट कर गया है। यहाँ पे अब क्या है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास इधर 2 है और यहाँ पे एक 3 है। अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ गया तो इधर 2 और 2 4 मिलेगा, और ये कार्बोकेटायन यहाँ पे गया तो 2 2 4 और 3 7 मिल जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स रीअरेंज में करेगा और जिधर हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन के नंबर्स बढ़ रहे हैं उधर शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ऊपर वाले में हमने रीअरेंजमेंट नहीं किया क्योंकि इंडक्टिव का बहुत लेस इंपैक्ट होता है। यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर सडनली बढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा उस केस में। इसमें भी करवा सकते हो तो सेम, दोनों में सेम ही बनेगा, मगर वो बहुत वास्ट कंडीशन होता है कि इसमें तुम्हारे पास रीअरेंजमेंट करवाए। नेक्स्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल देखो, ये कार्बोकेटायन हमारे पास जो है, अगर इधर हम इसको 1 कंसिडर कर ले और ये हम इसके ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है और इधर हमारे पास 2 डैश है। जैसे अगर 2 या 2 डैश पे जाएगा तो ये कार्बोकेटायन जो होगा वो बेंजीन के नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस करने लगेगा, इधर भी रेजोनेंस इधर भी करने लगेगा, तो दोनों तो बेंजीन ही रिंग है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास C2H5 है। C2H5 मतलब हमारे पास यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे CH3 होगा। अब यहाँ से हमारे पास CH2 और CH3 से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो थोड़ा सा समझना। इम्पैक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा तो हमारे पास इम्पैक्ट थोड़ा मोड़ा तो बहुत माइनर डिफरेंस है, मगर इतना डिफरेंस है कि कंसिडर करना पड़ेगा हमारे पास। देखो गौर से अगर करोगे तो ये 2 डैश पे लेकर 2 पे लेके आओगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 2। फिर सोचना कि अल्फा हाइड्रोजन तो सर कार्बोकेटायन के नेक्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो sp2 आ गया। sp2 पे तो हमने बोला ही नहीं, वो किस पे होना चाहिए sp पे। तो ये sp अब हमारे पास वो तो अल्फा था तो यहाँ पे तो अल्फा है ही नहीं, तो ये फर्स्ट पोजीशन है तो इस सेकंड पोजीशन को अल्फा, सेकंड थर्ड 4 5 यहाँ पे कैसे अल्फा आ गया। जब हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि कार्बोकेटायन और उसके बाद डबल बॉन्ड और वो कंजुगेटेड सिस्टम हो, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे पास ख़त्म हो रहा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हमारे पास अल्फा बोलेंगे। तो ये डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन आया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, इसके नेक्स्ट पोजीशन पे ये आ जाएगा,
CH2 है तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन, इस ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन काउंट होगा जहाँ पे कंजुगेशन ख़त्म हो रहा है। तो ये ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हमारे पास आ गया 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो अल्फा हाइड्रोजन एक साइड हमारे पास 2 है और एक साइड 3। अब यहाँ देखो इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो C2H5 का ज़्यादा होता है, CH3 का कम है। मगर हमारे पास जब बात करेंगे जब हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट और हमारे पास हाइपर कंजुगेशन में बात करते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन में हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट शिपमेंट। और इंडक्टिव में क्या होता है? पार्शियल शिपमेंट। तो पार्शियल से हमारे पास कंप्लीट शिपमेंट ज़्यादा होगा। ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तोड़ कर दे देगा। ये तो थोड़ा सा हमारे पास अगर बीच में है, बीच से थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट चल जाएगा, इसमें तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ ही के दे देगा पूरा अगले भाई। तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो हमारे पास CH3 के साइड हमारे पास मूव करेगा और वो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास 2 के बजाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन मूव करेगा तो CH2, हमारे पास CH2 और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग और यहाँ पे C2H5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिएरेंजमेंट होगा। तो जो भी गलत हुआ होगा वो थोड़ा सुधार लें और ट्राई करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करें तो ऐसी गलतियां ना करें। अब हमारे पास वापस आते हैं लेक्चर्स में। अब हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था 1 to शिफ्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और 1 to शिफ्ट का ही हमने क्वेश्चंस किया था। तो हमारे पास और क्या कैसे कैसे हमारे पास पॉसिबल है? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में लास्ट क्लास में हमने 3 मेंबर का हमने देख लिया था कि 3 मेंबर में हमारे पास कैसे रिंग एक्सपेंशन होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। रिंग एक्सपेंशन में हमने समझा था कि यहाँ पे 60 है, 90 है, 108 है और यहाँ पे 120 ये हम लोग डायग्राम के बेसिस पे देख लेते हैं। मगर एक्चुअली में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होता है वो चेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और चेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे 109.28 मिनट परफेक्टली होता है। तो जितना एंगल चाहिए उतना एंगल हमारे पास प्रेजेंट है। अगर एंगल उतना प्रेजेंट है तो मतलब मॉलिक्यूल को जितना एंगल था, ज़रूरत था, उतना ही अगर बना लिया तो इसके इसमें कोई स्ट्रेन नहीं। ये हमारे पास स्ट्रेन तभी कॉज होगा जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बेंड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ज़रूरत था 109 का, 60 के अप्रॉक्स बेंड कर दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास 90, यहाँ पे हमारे पास 108, तो हमारे पास 1 डिग्री 28 मिनट का तो इसमें भी स्ट्रेन है, मगर इस केस में स्ट्रेन नहीं है। हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि 120 डिग्री है, मगर एक्चुअली 120 डिग्री होता ही नहीं है, वो तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चेयर में हमारे पास परफेक्टली 109.28 मिनट या इसको हम बोल सकते हैं 109.5 डिग्री हमारे पास होता है। तो इस केस में नो स्ट्रेन होगा। नो स्ट्रेन होगा तो इसी को एक छोटा सा बोला जाता है बेयर-विनेगर स्ट्रेन। बेयर-विनेगर स्ट्रेन या बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी बोलता है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, BST, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो ये बताता है कि हमारे पास जितना छोटा रिंग होगा उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। और यहाँ पे एक बात समझना कि ये 5 मेंबर में बहुत कम स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे जब कोई रिंग फॉर्म होगा तो 5 मेंबर और 6 मेंबर में हमारे पास जनरली 5 मेंबर की फॉर्म होता है। इसकी रीज़न हम लोग बाद में समझेंगे कि स्ट्रेन है फिर भी ये ज़्यादा फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखेगा, ये कम रखेगा, मगर इसमें स्ट्रेन है। अभी हमारे पास जो समझने की बात है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर में स्ट्रेन होगा, 6 मेंबर में स्ट्रेन नहीं होता। अब हमारे पास लास्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे कि 3 मेंबर है, नेक्स्ट में हमारे पास CH2 है। तो ये हमारे पास या तो 2-3 का बॉन्ड ब्रेक कर या 2 और 4 का बॉन्ड ब्रेक कर लोगे तो हमारे पास ये 3 मेंबर से 4 मेंबर में जाएगा। सिंपल से अगर ये हमारे पास जो पेन का है, ये अगर ये सीधा है, ये जितना हम बेंड किए होंगे जैसे इसको छोड़ेंगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर जिस तरह से अगर कोई भी रिंग है तो अगर वो अपना स्ट्रेन कम कर सकता है तो करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारे पास ये एक 4 मेंबर का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है इस 4 मेंबर में कि ये हमारे पास 3 मेंबर जैसा सिमेट्रिकल नहीं है। और जब सिमेट्रिकल ना हो तो एक बार तोड़ करके देखें कि हमारे पास अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, जैसे अगर हम ये भी इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, हमारे पास जो टूटेगा वो अगर कार्बोकेटायन हमारे रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जब 4 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकेटायन रहे। तो अगर हमारे पास ये 4 मेंबर है तो उसके बगल में ये हमारे पास जो 2 और 5 का बॉन्ड है और 2 और 3 का, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा तभी रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। ये टूट कर ये यहाँ बन जाए या ये टूट के इससे कनेक्टेड हो जाए।
तभी हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होता है। तो हमारे पास अब अनसिमेट्रिकल हो गया, 2 और 3 डिफरेंट है, 2 और 5 डिफरेंट है, 2 और 3 पे हमारे पास 3 पे OH है, यहाँ पे 5 पे OH है ही नहीं, तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ करके हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कौन सा ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पहला करते हैं कि 2 और 3 का बॉन्ड हम ब्रेक करवाते हैं, और हम 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे और 1 और 3 का हम बॉन्ड फॉर्म करवाएंगे। अब यहाँ से समझना कि ये जो 4 मेंबर है, तो पहला तो तुम्हें करना क्या है कि 4 मेंबर से डायरेक्ट एक 5 मेंबर का साइकिल बनाना है कि एक्सपेंशन होगा तो हमारे पास 4 से 5 बनेगा। अब 4 से 5 बनेगा, तुम्हें करना क्या है, हमेशा नंबरिंग देना है ताकि तुम चीज़ें ऐसो बढ़िया से जो सब्स्टिट्यूएंट है या किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा वो तुम अच्छे से पुट कर सकते हो। तो अब यहाँ से देखो हमने बॉन्ड जो बनाया वो 1 और 3 का, तो 1 और 3 का कनेक्शन हो गया। 3 किससे कनेक्टेड है, 4 से, 4 किससे कनेक्टेड है, 5 से, 5 किससे कनेक्टेड है, 2 से। अब यहाँ से समझना थोड़ा सा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ करके ये इस पे शिफ्ट चला गया। तो देखो ये 2 का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 पे तो कुछ नहीं आया, तो मतलब 2 पे हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से समझना हमारे पास 3 पे क्या था, OH ग्रुप, 3 पे OH ग्रुप लगा देंगे। 4 पे क्या था, CH3 ग्रुप, हमने 4 पे CH3 ग्रुप लगा दिया। 5 पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं, 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे समझेंगे कि अगर अनसिमेट्रिकल है तो दूसरा बॉन्ड तो इधर से भी टूट सकता है हमारे पास। तो हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास 2 और 3 का जो बॉन्ड है, 2 और 5 का बॉन्ड है, उसको हम ब्रेक करेंगे और 5 और 1 का बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो फिर से हमें क्या करना है, 4 मेंबर का है तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो 5 मेंबर का हमारे पास बनेगा, और 5 मेंबर का बनेगा तो हमारे पास बॉन्ड किसका फॉर्म हो रहा था, 5 और 1 का। फिर से देखें 5 से कनेक्टेड कौन, 4, 4 से कनेक्टेड कौन, 3, 3 से कनेक्टेड कौन, 2, 2 से 1 कनेक्टेड है। अब हमारे पास देखना है कि 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, OH है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पोजीशन पे क्या है, CH3 है। अब 2 पे फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि ये जो दोनों पे 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों में से कार्बोकेटायन जिसका जो स्टेबल होगा वो हम उस मॉलिक्यूल में चेंज होना चाहिए। स्टेबल दोनों हो रहा है, अगर 4 मेंबर से 5 मेंबर चेंज हो रहा है तो स्टेबल दोनों हो रहा है। जैसे अगर तुमने 5,000 इन्वेस्ट किया है और एक जगह से हमारे पास 6,000 मिल रहा है, एक जगह से 10,000 मिल रहा है, तो अमाउंट तो बढ़ रहा है, मगर तुम जाना कहाँ चाहोगे, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों कार्बोकेटायन में जो हमारे पास स्टेबल होगा उसमें मॉलिक्यूल चेंज होना चाहेगा। अब यहाँ से देखेंगे क्या इस मॉलिक्यूल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम रेजोनेंस नहीं हो रहा तो अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे 1 3, तो अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर यहाँ पे 3 आ गए। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2 3 4, अल्फा हाइड्रोजन्स हमारे पास 4, तो यहाँ पे 3 से अल्फा हाइड्रोजन 4 ये ज़्यादा है, तो ये हमारे पास मोर स्टेबल फॉर्म हो रहा है। वो भी मोर स्टेबल, ये भी स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल है, ये भी इससे ज़्यादा स्टेबल है, मगर इन दोनों में से हमारे पास ये स्ट्रक्चर एक्सपेंशन के होने के बाद ये मोर स्टेबल बन रहा है, तो ये रिंग हमारे पास इसमें नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे एक थ्योरी मत लगा देना कि सर यहाँ पे 2 पर था, यहाँ पे 3 पे 1 2 शिफ्ट करवा देंगे तो ये हमारे पास मेसोमेरिक से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। हमारे पास जो पहला बनेगा ना वो पहले देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहा, उसके बाद क्या होगा कि वो नहीं देखना। फर्स्ट स्टेज में जो स्टेबल होगा उसको चूज़ करेंगे, उसके बाद कौन सा अरेंजमेंट हो रहा है वो दिमाग नहीं है। पहला जो हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रॉफिट किसका हो रहा है उस और मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अब इसमें भी हम सेम काम करेंगे। नंबरिंग पहले दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब फिर से हमारे पास क्या है कि अभी भी ये अनसिमेट्रिकल है, 2 और 3, 2 और 3 देखने में तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, मगर इस CH2 से नेक्स्ट वाले पर कार्बन पे कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो अभी भी अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो मतलब फिर से 2 तरीका होगा हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने का। अब यहाँ से देखो एक 2 और 6 का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और फॉर्म करेंगे 6 और 1 का बॉन्ड। दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास कि 2 और 3 का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और 3 और 1 का बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ से देखें पहले केस में अगर हमारे पास 2 और देखो पहला तो है 5 मेंबर से, अगर हमारे पास 5 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकेटायन है, रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा 5 से कितने मेंबर का बनेगा, 6 मेंबर का।
तो ये हमारे पास सबसे पहला 6 मेंबर हमारे पास फॉर्म हो चुका। 6 मेंबर में हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच करना था, 1 और 6 के बीच, वो हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 6 से कौन लगा हुआ है, 5, 5 से कौन लगा हुआ है, 4, 4 से 3, 3 से 2। अब यहाँ से देखें हमारे पास 5 पे CH3 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए। फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास इस पे शिफ्ट हो गया, 6 और 2 1 के बीच बॉन्ड फॉर्म हो गया। 2 बेचारे को कुछ नहीं मिला, तो 2 पे हमारे पास कार्बोकेटाइन होगा। दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 का बॉन्ड्स ब्रेक किए होंगे तो हमारे पास 3 और 1 का बॉन्ड फॉर्म किए होंगे। तो एक हमारे पास 1 रह गया, ये 3 से कनेक्टेड कौन है, 4 से कौन, 5 से हमारे पास 6 से हमारे पास 2। अब यहाँ से फिर से वही कि 5 पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, 5 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। 2 पे हमारे पास सेम पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब गौर से देखो, ये हमारे पास अगर 1 है तो ये हमारे पास 3rd है, तो ये हमारे पास मेटा रिलेटेड पोजीशन है, 1-3 का रिलेशन है। और यहाँ पे अगर 1 मानते तो यहाँ पे 4 पे। अब देखो ये जो ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे उसका कौन सा इम्पैक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट -I, और यहाँ पे भी वही लगेगा -I, और यहाँ पे -I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम इम्पैक्ट। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो 1 कार्बन के बाद है, ये यहाँ पे देखो तो 2 कार्बन के बाद है, डिस्टेंस इसमें ज़्यादा और ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम खींच पाएगा। और ये कार्बोकेटाइन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो ये देना नहीं चाहेगा, इसको चाहिए। तो जो विथड्रॉइंग है जितना दूर रहेगा उतना बेहतर। तो इस केस में हमारे पास ये मोर स्टेबल होगा, तो ये हमारे पास फॉर्म नहीं होना चाहेगा। तो इस केस में हमारे पास ये रिंग एक्सपेंशन होगा। बड़ा रेयर होता है कि जब सब्स्टिट्यूएंट करके देखें, वरना तुम्हारे केस में बहुत नॉर्मल ही होगा कि तुम्हारे पास जो कार्बोकेटाइन दिया रहे वो हमारे पास ईजिली ऐसे तुम्हें दिखे कि उसमें हमारे पास सिमेट्रिकल की दोनों साइड में किसी साइड भी बॉन्ड ब्रेक करवाओ तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास ना के बराबर होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और था रीअरेंजमेंट में, हमने हमारे पास 1-2 शिफ्ट, दूसरा था रिंग एक्सपेंशन, तीसरा हमारे पास क्या था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे अगर हम ये 7 मेंबर का लिख रहे हैं, बस रिंग कॉन्ट्रैक्शन 7 में करवाना, 8 से 7 मत करवाना, 7 से 6 ही में करवाना। उसके अलावा तुमसे नहीं पूछेगा, बहुत रेयर ही आएगा कि 7 से 6 करने का हो। तो इसमें भी सेम काम करना है आपको। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। अब यहाँ से देखो, या तो 1-2 का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और 1-3 का हम फॉर्म करेंगे तो हम हमारे पास रिंग का साइज छोटा हो जाएगा 6, या फिर हम 1-7 का बॉन्ड ब्रेक करें और 1-6 का बॉन्ड फॉर्म करें। तो इस केस में हमारे पास दोनों तो सेम ही है, 3 और 6 दोनों आइडेंटिकल है, किसी साइड भी करो। अगर तुम्हें नहीं लगता तो हम देखो, हम दोनों साइड ब्रेक कर देते हैं और दोनों से रिजल्टेंट एक ही बनेगा। अब यहाँ से देखो, हमने 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, तो हमारे पास जो फॉर्म करेंगे वो हमारे पास जो फॉर्म करेंगे ये इसका, अगर हम बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं और 1 और 3 का हमारे पास बॉन्ड फॉर्म करवा रहे हैं, तो पहला तो 7 से क्या बनेगा, 6। तो पहला तो एक बिना सोचे समझे 6 बनाना है। बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, 1 और 3 के बीच। 3 से कौन लगा हुआ है, 4, 4 से कौन, 5, 5 से कौन, 6, 6 से कौन लगा हुआ है, 7। अब गौर से समझना, 1 और 3 का अगर बॉन्ड हमारे पास बचेगा, अगर हमारे पास ये फॉर्म होगा, 1 और 3 का बॉन्ड हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये जो अगर बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो रहा था तो ये बॉन्ड हमारे पास गायब होगा, 6 मेंबर CH2 बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास CH2 किससे कनेक्टेड होगा, CH 3rd पोजीशन पे CH2, ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव देखो, क्या ये इरेजमेंट नहीं करेगा, देखो कार्बोकेटाइन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है, अगर ये यहाँ पे आ गया मोर स्टेबल होगा। तो इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी हमारे पास 1-2 शिफ्ट होगा, यहाँ पे फर्दर हमारे पास 1-2 शिफ्ट होगा, और ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास एट लास्ट जो बनेगा ये हमारे पास
CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटायन। अगर हम यहाँ से दूसरा अगर हम पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं तो सेम इसमें भी होगा। अगर हम क्या करें 1 और 7 का बॉन्ड हमारे पास ब्रेक करवा रहे हैं और 1 और 6 का बॉन्ड फॉर्म करवा रहे हैं, तो इस केस में भी देखना 7 से हमारे पास 6 मेंबर बनेगा, 6 मेंबर बनेगा तो 1 और 6 का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। 6 से कौन लगा हुआ, 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। अब यहाँ से देखो जैसे ये हमारे पास यहाँ पे भी बॉन्ड हमारे पास 1 और 6 का बनेगा, तो ये 7 फिर से बाहर, तो 6 से कौन निकल गया हमारे पास 7, 7 तो CH2 पर फिर से पॉजिटिव। ये फिर हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है माइग्रेट करेगा 1 2 शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा ये बनेगा CH3 और ये पॉजिटिव। देखो गौर से इन दोनों का इन प्रोडक्ट हमारे पास सेम है, तो जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो तो किसी साइड से बॉन्ड ब्रेक करे या किसी साइड से हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो, उससे हमारे पास सेम ही मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास समझ चुके हैं कि हमारे पास रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा। और छोटी सी बात, रिंग एक्सपेंशन हमारे पास तभी करवाना है, रिंग एक्सपेंशन तभी करवाना है जब हमारे पास 3 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकेटायन हो। इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो उतना ज़्यादा हमारे पास मतलब नहीं है, बस मेसोमेरिक यहाँ पे ऐसा, बस यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप ना हो, जैसे अगर CH2 की जगह CH हो या फिर हमारे पास कोई ग्रुप हो जो डायरेक्ट यहाँ पे मेसोमेरिक, जैसे अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते, पहले तो हम पहले बताते हैं कि कहाँ पे हमारे पास नहीं होगा, तो पहले तो ये पहले कंसिडर करते हैं किसमें होगा, सॉरी। तो 3 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे CH2 हो, उसमें कार्बोकेटायन का हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होगा। 4 मेंबर के नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बोकेटायन हो, वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। 5 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे हमारे पास कार्बोकेटायन हो, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। 6 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकेटायन हो तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीज़न वही सेम चीज़ कि हमारे पास उसमें रिंग स्टेन नहीं है, तो इसमें हमारे पास रिंग स्टेन होगा, तो इन सब में केस में हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होगा। अब यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि 6 मेंबर में हमारे पास कब नहीं होगा रीअरेंजमेंट, उस छोटे से बात को समझना। जैसे ये 3 मेंबर है या कोई भी साइकिल है, 3 4 5 किसी का भी साइकिल हो, यहाँ पे CH2 की जगह CH है और यहाँ पे हमारे पास लगा दिया हुआ OH, या ऐसा ग्रुप जो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करे +M या बैक बॉन्डिंग, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डायरेक्टली दे देगा। अगर डायरेक्टली दे देगा तो इस केस में रिंग एक्सपेंशन मत करवाना, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन तब अगर रिंग एक्सपेंशन करवाओगे तब भी तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। मगर जब यहाँ पे कोई ग्रुप होगा जो लोन पेयर डायरेक्टली दे देगा, तो वो लोन पेयर दे देगा तो उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट कर देगा, और ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स हाईली स्टेबल हो जाता है। तो इस केस में जब हमारे पास कार्बोकेटायन के नेक्स्ट ग्रुप में ऐसा कोई ग्रुप हो जो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करे, जो डायरेक्ट लोन पेयर डोनेट कर दे और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में रिंग एक्सपेंशन मत करवाना, क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसे ही ज़्यादा स्टेबल है विदाउट रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया कि हमारे पास कि रिएक्शंस, पहले हम लोग तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो वो रीअरेंजमेंट नहीं करवाएगा कार्बोकेटायन में, अगर लोन पेयर नहीं है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। और रीअरेंजमेंट हमारे पास 3 तरीके से होगा, 1 2 शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर लोन पेयर है तो हमारे पास वो कोई रीअरेंजमेंट नहीं शो करेगा, उसमें साइक्लिक टाइमर बनता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अगर लोन पेयर नहीं है तो रीअरेंजमेंट पक्का होगा, और पक्का होगा तो 3 टाइप का, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और 1 2 शिफ्ट। दूसरा हमने समझा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, अल्कीन और अल्काइन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का पहले हमारे पास अगर एडिशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक करना चाहेगा जहाँ पर हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजिशन होगा, ताकि जो कार्बोकेटायन बने वो ज़्यादा स्टेबल बने, और ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो यही तो हमारे पास था कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मगर यहाँ से इसी चीज़ को हमने बोला था मार्किनॉफ्स फर्स्ट रूल, मगर ये मार्किनॉफ्स रूल किस पे बेस है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो कार्बोकेटायन पे अगर हमारे पास ये बेस है तो हमारे पास मार्किनॉफ्स रूल हो फॉलो हो ना हो, मगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमेशा फॉलो होगा। फिर हमने पढ़ा था मार्किनॉफ सेकेंड रूल, तो उसमें अगर हम अल्काइन में अगर एडिशन करवा रहे हैं तो उसमें डबल एडिशन होगा, क्योंकि पाई हमारे पास 2 है, पहली बार टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन
पोजीशन है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे, और उसके बाद फिर एक पाई बॉन्ड बचेगा, उसमें फिर एडिशन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा। इसी को बोलते हैं मार्किनॉफ सेकेंड रूल। ये भी किस पे बेस है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो मार्किनॉफ रूल हमेशा फॉलो हो ना हो वो हमारे पास जरूरी नहीं, मगर ये जरूरी है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हाई होना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें मार्किनॉफ रूल अप्लीकेबल नहीं होता, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉलो हो जाता है। जैसे एक छोटा सा अगर एक एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ से समझना, ये फिनाइल पीएच ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सीएच ले रहे हैं, हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड, हमारे पास सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे ऐड होना चाहेगा जहाँ पे हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन ये, तो कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होना चाहेगा। हमारे पास PHCH, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH3, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। ये हमने किसके बेसिस पे बनाया? मार्किनॉफ्स फर्स्ट रूल के बेसिस पे, मार्किनॉफ्स फर्स्ट रूल। अगर हम यहाँ से दूसरा इसके बेसिस पे अगर हम दूसरा अगर एंटी मार्किनॉफ्स रूल लगा दें, एंटी मार्किनॉफ्स रूल, एंटी मार्किनॉफ्स के जस्ट अपोजिट में कि जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम इसमें करेंगे तो ये हमारे पास PH, ये CH, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट में ऐड किए मार्किनॉफ्स के, यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3 और यहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। अब गौर से देखना इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, यहाँ पे काउंट करना तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स लगेगा, और यहाँ पे 3 3 6 और एक यहाँ पे 7 होगा। मगर यहाँ से गौर से देखो, क्या ये कार्बोकेटायन PH मतलब बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग है तो ये क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है? ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये कार्बोकेटायन हमारे पास मोर स्टेबल हो गया, और ये हमारे पास जो कार्बोकेटायन है वो है सो लेस स्टेबल हो गया। तो मार्किनॉफ्स रूल लगे कोई ज़रूरी नहीं है, मगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो लगे वो हमारे पास कंपलसरी है। तो ये हमेशा याद रखना कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो हो वो हमेशा लग अप्लाई होता है, मार्किनॉफ्स हमेशा लगे कोई ज़रूरी नहीं है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास लग ही जाता है। मगर आंख बंद करके मार्किनॉफ्स रूल पे भरोसा नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा देख लेना है कि हमारे पास वहाँ पे मार्किनॉफ्स रूल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास वहाँ पे अटैच होना चाहेगा जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बना है, उसने जनरलाइज कर दिया, तो जनरलाइज हमारे पास हमेशा लगेगा कि कोई ज़रूरी नहीं है। यही बात बस छोटी सी याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात हमारे पास यहाँ पे वापस आते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो अल्कीन और हमारे पास अल्काइन में ही पॉसिबल होगा, और अल्कीन और अल्काइन में हम लोग इतने सारे रिएक्शंस देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। पहला है कंसनट्रेटेड H2SO4 का, दूसरा है डाइल्यूट H2SO4 का, तीसरा है हमारे पास कंसनट्रेटेड HX का, फिर है सो ब्रोमीन इन CCl4, फिर ब्रोमीन है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे अलग अलग रिएक्शंस हमारे पास, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस। हमारे पास यहाँ पे ब्रोमिनेशन ऑक्सीडेशन कर लेते हैं इसको, हाइड्रोक्सिलेशन, हमारे पास ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, और या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेंगे तो यहाँ पे बहुत लाइट लेते हैं। तो ये जो हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। तो याद क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है। तो ये मॉलिक्यूल से हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। पॉजिटिव को कहाँ पर लगाना है, जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव कहने मतलब इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होगा, या फिर हमारे पास जहाँ पे वो स्टेबल ऐसा पोजीशन जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो उसी के हिसाब से एडिशन होगा। जनरली मार्किनॉफ्स रूल लग जाएगा, मगर हमेशा लगे कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा, तो ये पहला हम लोग ये नोट्स कर लो। अब यही रिएक्शंस को हम इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला ये तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए, जब ये हम लोग
सारे रिएक्शंस कंप्लीट कर लेंगे तो इसको फिलअप कर लेना कि रिएक्टेंट हमारे पास दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो सब में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही आइडेंटिफाई करना है। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला जो रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे कि अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शंस हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे आए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो पहला जो रिएक्शन है वो हम बात करेंगे अल्कीन के साथ। अब यहाँ से समझो अल्कीन के साथ अगर H2SO4 रिएक्ट करेगा तो पहला हमारे पास H2SO4 एक एसिड है। एसिड में हमारे पास होमोलिटिक तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड होगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड होगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सबसे पहला अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो H2SO4 हमारे पास टूटेगा कैसे, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, सर हमने तो ये लिखा है कि 2H प्लस हमारे पास 2H प्लस देता है और SO4 2 माइनस देता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये तो होता है मगर ये ओवरऑल रिएक्शंस हैं। हमारे पास जो H2SO4 है वो 2 बार टूटता है, 2 बार टूटता है। तो जैसे अगर H2SO4 है, पहली बार टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में, फिर टूटता है HSO4 माइनस, फिर टूटेगा ये हमारे पास H प्लस और SO4 2 माइनस में। इसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड कि 2 प्रोटॉन देने वाला एसिड। अब यहाँ से हमारे पास इस रिएक्शंस में अगर गौर से देखो तो हमने एक जगह पे सिंगल एरो यूज़ किया है, डबल एरो। डबल एरो इक्विलिब्रियम का साइन होता है, यहाँ पे हमने सिंगल एरो दिया तो मतलब रिएक्शंस एक ही साइड प्रोसीड करेगा, वो बैकवर्ड नहीं आएगा। रीज़न है कि हमारे पास जब आपको जीओसी पढ़ाया है तो उस समय आपको बताया था कि हमारे पास एसिडी कंस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्यों? क्योंकि ये हमारे पास H प्लस जो देगा वो हमारे पास एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा वो हमारे पास कंजुगेट बेस कहलाता है। तो अगर ये रिएक्शंस H प्लस ये दे रहा था तो ये वापस ले भी सकता है, अगर लेगा तो हमारे पास H प्लस एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, बेस। तो हमारे पास ये अगर एसिड है तो इसका ये कंजुगेट बेस है। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, अगर ये अनस्टेबल तो वापस चला जाएगा। अगर यहाँ से समझना कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनाओगे HSO4 माइनस का ये बनेगा और SO4 2 माइनस का ये हमारे पास बनेगा। अब यहाँ से देखो ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करेगा। दूसरा ये जो रेजोनेंस है ये नेगेटिव चार्ज इधर भी तो कर सकता है। तो ये वन नेगेटिव चार्ज को 2 फैक्टर से स्टेबलाइज कर रहा है, मगर यहाँ पे क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक ही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है, एक नेगेटिव चार्ज एक ही हमारे पास सल्फर डबल बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है। तो एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे 2 लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं, 2 ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज को एक स्टेबलाइज कर रहा है, तो जितने लोग तुमको वैल्यू दें तुम्हें उतना अच्छा लगेगा। सेम चीज़ यही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर इस नेगेटिव को देखने के लिए ये दोनों है, मगर इस नेगेटिव को एक ही है तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज है। अगर ये ज़्यादा स्टेबलाइज है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहला केस स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा वाला बहुत ज़्यादा वीक नहीं होगा मगर थोड़ा सा वीक कंसिडर किया जाता है। तो ओवरऑल मान लेते हैं कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, मगर हमारे पास पहला जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये मॉलिक्यूल जब टूटा तो हम मानते हैं कि इसी के फॉर्म में हमारे पास टूटा होगा। अगर इसी के फॉर्म में टूटा होगा तो यहाँ से पता कर लो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो H प्लस क्या है, H प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये हमारे पास एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास ये जो टूटा होगा हमने अभी कुछ देर पहले बनाया, ये ऑक्सीजन पे माइनस होगा। तो ये ऑक्सीजन पे जो माइनस है वो नेगेटिव मतलब लोन पेयर है, मतलब वो कैसा एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा। अब हमारे पास अल्कीन और अल्काइन कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा। तो न्यूक्लियोफाइल को पहले कौन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए तो अल्कीन और अल्काइन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। तो
अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, पहले तो सिमेट्रिकल अल्कीन की बात करेंगे। सिमेट्रिकल अल्कीन की बात करेंगे तो अगर इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं तो एक जगह हमारे पास जो हम एडिशन होगा वो H का एडिशन होगा और हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज आया उसमें हमारे पास SO4 माइनस अटैक करेगा और आगे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा H, हमारे पास OSO डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास फॉर्म होगा। सेम ही हम लोग अल्कीन के लिए भी कर सकते हैं। अगर अल्कीन के लिए भी अगर हम करेंगे, ये हमारे पास अल्कीन है तो अल्कीन में भी हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन रिएक्शन होगा H होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक जगह हमारे पास HSO4 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होगा। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होगा। अब ये अनसिमेट्रिकल में लोगे तो फिर वही याद करो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो हमारे पास जनरेट कौन हो रहा है, वो H+ हो रहा है। अगर H+ के पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो इस केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा अगर वो रीअरेंज कर सकता है, मगर मतलब लेस स्टेबल से अगर मोर स्टेबल बन सकता है तो उस केस में रीअरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल होगा। तो अभी तक यहीं देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले तो उसमें हमारे पास कैसे रिएक्शंस होगा। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।